अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी। एक बार तो आपको लगेगा कि आप शेक्सपियर की कोई कहानी पढ़ रहे हैं या फिर किसी फिल्मी राइटर की कल्पना है जो किसी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट के लिए तैयार की जा रही है, बल्कि ऐसा सोचना आपका गलत होगा। हकीकत तो यह है जो आप खेड़ा देख रहे हैं, ये गुराकसर गांव का वो ऐतिहासिक खेड़ा है जो आज से सदियों पहले एक बहुत बड़ी प्राचीन सभ्यता, हम कहें तो प्राचीन सभ्यता, मिस्र से भी पहले की सभ्यताओं का जो हिस्सा रहा है। जिस समय मिस्र की सभ्यता अपने उत्थान पर थी, यहाँ से एक खाड़ी देशों के लिए रास्ता गुजरता था जो हतीन के दक्षिणी हिस्से से होते हुए जाता था। अरबी मुसाफिर अक्सर सफ़र करते थे। उनका हिंदुस्तान आने के लिए मसालों के लिए व्यापार बहुत ही मुनाफादायक होता था और वो उस तरफ से लाते थे कुछ मेवे, खजूर, बादाम और बहुत सारे अखरोट जैसे मेवों का उनका हिंदुस्तान की तरफ लाना और यहाँ मुनाफे के साथ बेचना एक बहुत ही बड़ा बिजनेस था। और इसमें वहाँ के शाही परिवार से जुड़े हुए किसान लोग थे जो जब मेवात की तरफ आए और यहाँ उन्होंने अपना बसेरा जमा दिया, कहीं न कहीं मिस्र से आए हुए वो मेवा यानी कि खजूर, बादाम, किशमिश जैसे मेवों का व्यापार करने वाले लोगों का जो यहाँ पर जमावड़ा जम गया, उनकी यहाँ पर कई कॉलोनियाँ बन गई। उसी को मेव, मेवाती मेव शब्द, ये वैसे बहुत बाद में मेवात मेव शब्द एक चलन में आया है, उससे पहले उन्हें मेवा बेचने वाला या मेवा वाला कहा गया था। जो ये खेड़ा है ये उन लोगों ने नहीं बसाया, बल्कि यहाँ पर जो आबादियाँ बसी हुई थी यहाँ पर उनका ठहराव हुआ करता था। ये मेवाओं से पहले की एक यहाँ सभ्यता थी, जो प्राचीन सभ्यता मिस्र से उन लोगों का कांटेक्ट था। अगर कहें तो हम हड़प्पा संस्कृति के आसपास की यहाँ वो बस्तियाँ बसाई गई थी। और ऐसी एक ही बस्ती नहीं, बल्कि आप हिंदुस्तान में तो ऐसे सैकड़ों खेड़े देख सकते हैं। मेवात के अंदर ऐसे प्राचीन लगभग 8 या 9 खेड़े बताए जाते हैं। उनमें सबसे जो विकसित खेड़ा है जहाँ की सभ्यता और जिसे गुरु परंपरा से जोड़ा जा सकता है वो गुराकसर है। अक्सर कहा जाए तो इसे अंग्रेज़ों के टाइम में इसका नाम गुराकसर नहीं था, हम देश विभाजन के वक्त भी इसे गुरु का गांव कहा गया है। कई जगह ऐसे सुना जाता है और लिखा भी देखा जा सकता है। जो विवाह शादियों की वो एक पुरानी डायरियाँ होती हैं जिन्हें आप एक देहाती भाषा में कुछ और नाम से जाना जाता है, मैं नहीं अभी बता पा रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही समय में जब इसे गुरु का गांव, तो अक्सर अंग्रेज़ों ने इसे सर का गांव भी कहा कि गुरु का गांव का मतलब क्या है, क्या इसका गांव गुराकसर है, क्योंकि कागज़ों में ऐसा नहीं था। तो गुरु और सर से मिलाकर उसे कभी गुराकसर लिखा गया, कभी गुरु का गांव लिखा गया और लास्ट में आते आते इसे गुराकसर नाम दे दिया गया। इस तरह नाम इसका गुराकसर पड़ा। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपने जो इस वीडियो के पहले हिस्से में जो सिलाई देखी है, ये पत्थर, ये यूं ही पत्थर प्राकृतिक रूप से यहाँ जमे नहीं हैं, बल्कि उस समय के जो उस सभ्यता के जो मिस्त्री रहे होंगे, जो उस शिल्प के यहाँ माहिर लोग थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी निर्माण किया है। इसमें बड़े बड़े पत्थर ही नहीं बल्कि ऐसी आपको 4-4, 5-5 फुट लंबी, 2-2, 3 फुट की तो आम ईंटें मिल जाती हैं, जो अब भी आप कई दीवारों के निशान देख सकते हैं। ये पक्षियों के तो वो बिले हैं जो बाद में उन बिलों से बसे हैं। इसके बाद में आपको बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर। लेकिन अभी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन दीवारों से लगता है कि इन दीवारों के नीचे भी एक ऐसा ही माटी का टीला है। यानी कि पहले ये एक परंपरा रही है जहाँ पर जिन लोगों के पूर्वज बसते थे वो ऐसे ही उसके ऊपर, घर के ऊपर जब उनकी एक ज़रूरत ख़त्म हो जाती थी या फिर वो घर पुराने या मिट्टी के भरत में, मिट्टी में दब जाते थे, फिर उन्हीं के ऊपर वो दूसरी मंजिल तैयार की जाती थी। ऐसे ही ऐसे एक लंबे समय के साथ साथ आगे समय बढ़ता जाता था और ये खेड़े का निर्माण हो जाता है। और जहाँ से आप ईंटों का निर्माण देखते हैं, इससे नीचे आपको ईंट पत्थरों का निर्माण नहीं मिलेगा। ये लगभग 20 खेड़े के आसपास आता है और उससे नीचे सिर्फ मिट्टी है, यानी कि उससे पहले पत्थर या ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद में ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से तो काफ़ी इसके लिए कम से कम 1000 या 2000 सालों का सफ़र तय करना होता है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब जाकर इतना मिट्टी का ढेर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि इसे भरत कर मकान बनाना नहीं कहते, बल्कि जहाँ पर पुराना मकान एक कच्ची मिट्टी का होता है वो गिर जाता है, एक काफ़ी लंबे समय के बाद गिरा दिया जाता है, फिर उसके बाद एक दूसरा मकान निर्माण किया जाता है। तो ऐसा लगभग 10-20 साल में ही इस क्रिया का दोहराव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मकान गिराना और ढहाना, ऊपर बढ़ाना ही उनका मकसद नहीं होता था।
आप देख रहे हैं जैसे कि ये दिल है, यहाँ पर काफ़ी आप चिड़ियाँ और गिलगर, जो भी एक चिड़िया की ही प्रजाति है, गिलगरों की तादाद काफ़ी पाई जाती है। लेकिन इसके पीछे भी कई किंवदंतियाँ हैं कि इसमें गिलगर क्यों पाई जाती है। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पहले काफ़ी तोता मैना हुआ करते थे, जंगली कबूतरों की तादाद भी काफ़ी थी, लेकिन अब तोता बहुत कम दिखाई देते हैं, 1 या 2। शायद उन्हें लगता है कि वो किसी के इंतज़ार में यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, जैसे उनका कोई यहाँ साथ का रहने वाला बिछड़ गया हो। ये एक ऐसा प्राकृतिक संदेश ऐसा महसूस होता है जब देखते हैं। ये एक यहाँ कल्पना का हिस्सा हो सकता है, इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये एक वैचारिक कथन है। ऐसा महसूस करने के लिए एक कहानी का हिस्सा सा लगता है। और अगर आप यहाँ जंगली कबूतरों का देखते हैं, उनका भी यहाँ पर ऐसा ही ठहराव होता है। बाहर से जैसे जंगली कबूतर आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और यहाँ पर फिर उन कबूतरों का फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर वो और दूसरे कबूतर आते हैं, वो भी जंगली हैं या फिर और भी कई तरह के पक्षी आते हैं, कुछ दिन ठहराव के बाद चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई देश विदेशों से यहाँ पर अपनों को ढूंढते हुए एक सफ़र करता हुआ आया है और फिर उन्हें जहाँ पर उनका कोई अता पता नहीं मिलता या मिल जाता है, उनसे मिलकर जाते हैं या उनका इंतज़ार करके जाते हैं, या कहीं से वो आकर यहाँ कुछ दिन बिताकर अपने पुराने दिनों की याद में अपने पूर्वजों की धरती जमीन का हिस्सा मानते हुए यहाँ पर आते हैं। ऐसा आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर पक्षियों का तो ये एक बसेरा ही है और फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इन दिनों में पक्षियों का ही रहना, उनका ये निवास बना हुआ है। ऊपर तो इसके हिस्से पर कुछ बच्चे ताश क्रीड़ा, ऐसे जुआ जैसे क्रीड़ा खेल में भी मशगूल पाए जाते हैं और भी बहुत सारी इस तरह ऐसी एक्टिविटी की जाती हैं और कोई इसका खास इस्तेमाल नहीं, मगर यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मिट्टी का ढेर है। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि कोई प्रशासनिक अधिकारी इसे देखे या शेयर करके ये किसी ऐसे के आदमी या कोई ऐसा दर्शक भी देख पाए जो उन चीज़ों की कदर जानता हो और अपने इतिहास की जड़ों को खोजना उसका एक हिस्सा हो, ताकि हम जान सकें कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। फिलहाल आपने देखा है कि देश में लोग जब से ये कानून के बिल आ चुके हैं, तो उसके बाद में लोग अपनी जड़ों की तरफ अपने आप को साबित करने के लिए कि हम जब के पूर्वज हमारे यहाँ रहते हैं, ये रहते हैं, तो इस पर काफ़ी रिसर्च की जा रही है। पर ये एक और ही रिसर्च का हिस्सा है। इस कानून से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारी उस सभ्यता से भी पहली सभ्यता की निशानियाँ इसके अंदर समेटे हुए हैं और हम इसकी कदर नहीं करते। बल्कि यहाँ से अगर आप अपने आप को इससे जोड़ते हैं, अगर नहीं जानते तो आप इस चीज़ को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप अपने पूर्वजों की ज़मीन से उस मिट्टी के ऊपर से भी गुजरते हैं, तो वहाँ से आप वही एनर्जी अपने लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिस एनर्जी को वो आपके लिए छोड़ कर गए हैं, जो उनकी भावना रही होंगी कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये होना चाहिए, या हम अपने इस सपने को अधूरे छोड़ गए, इसे आने वाले वक्त में ऐसा होगा। तो वो जो उनकी एनर्जी भावनाएं रह जाती हैं, वो कहीं न कहीं उसी वातावरण में होती हैं, और जब हम इसकी तरफ लौटते हैं या अपना प्यार प्रेम उनसे जुड़ाव महसूस दिखाते हैं, तो वो आपके लिए एक तरीक़ा से डिवाइन शक्तियों की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें, हम खुद को प्राचीन सभ्यता से जोड़ने के लिए, अपने आप को मिस्र से कहने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मैं भी यही मानता हूँ कि हाँ, हमारे